हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईबी के पेपर 3 एएफएम के मॉड्यूल ए के अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में चैप्टर 8 जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखो, हम बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस के अंदर जो क्योंकि कुछ गुड्स गुड्स का लेन देन होता है, ट्रेड होता है गुड्स का। अब जब मैन्युफैक्चर जो है मैन्युफैक्चर जब कोई फाइनल फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है? तो रॉ मटेरियल वो यूजुअली क्या होता है, बिजनेस होता है क्रेडिट पर, उधार पर चलता है, ठीक है? अब वो रॉ मटेरियल क्रेडिट पर खरीदता है और जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेचता है होलसेलर को सामान बेचता है तो वो भी क्रेडिट पर देता है। इनका टर्म्स ये हो सकती है कि आप 60 दिन में मुझे पैसा चुकाओगे, या 30 दिन में चुकाओगे, या 90 दिन में चुकाओगे, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैन्युफैक्चरर को जब रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी उधार में परचेज करता है, और होलसेलर जो है उसी को भी उधार पर क्रेडिट पर लेता है। और कुछ होलसेलर जो है वो रिटेलर को आगे उधार पर सामान बेचते हैं और रिटेलर आगे कस्टमर को, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि हमारा जो देश में बिजनेस है वो क्रेडिट पर ही मोस्टली रन होता है, ठीक है? अब जब क्रेडिट पर ही बिजनेस चलता है तब हमको क्या है, एक रिटर्न प्रूफ चाहिए होता है। हमको एक रिटर्न प्रूफ चाहिए कि मैंने आपको सामान जो है वो क्रेडिट पर दिया है, ठीक है? तो इस रिटर्न प्रूफ को बनाने के लिए हम यूज करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस चैप्टर में ये सब टॉपिक जो है कवर करेंगे वन बाय वन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। अब उधार देने के हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है बिजनेस में यूज करते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर फंडामेंटल टू मॉडर्न बिजनेस। तो अभी मॉडर्न बिजनेस में फंडामेंटल है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार की ट्रांजेक्शन है वो यूजुअली होती है बिजनेस में। In manufacturing often purchase raw material on credit and run and turn sell finished goods to wholesaler on credit। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग वही क्रेडिट पर सामान खरीदता है और होलसेलर को क्रेडिट पर देता है। दिस चैन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर एंड फाइनली टू कंज्यूमर। और ये जो चैन है क्रेडिट की, ये कंज्यूमर तक भी जाती है। टू फॉर्मलाइज दिस क्रेडिट अरेंजमेंट एंड प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डेप्ट, ए रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इज यूज्ड। तो मतलब कि इस क्रेडिट को फॉर्मलाइज करने के लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। और जो मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट जो है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो एक है बिल ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है प्रोमिसरी नोट। तो हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज, अब मानो कि ए कोई दुकानदार है जो बी को सामान बेचता है। कितने कितने रुपए का? मान लो 10,000 रुपए का सामान जो है ए बी को बेचता है, ठीक है? और इनके अंदर क्रेडिट एग्रीमेंट है कि ये बी जो है ए को पैसा देगा 60 दिनों के बाद, ठीक है? अब क्या हुआ कि बी, क्योंकि ए सामान बेच रहा है तो ए बनाएगा बिल, ठीक है? और ये बिल देगा बी को, और बी क्या करेगा, उस बिल को लेके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब बी उस बिल को स्वीकार कर लेगा, उस पर साइन करके ए को वापस दे देगा, ठीक है? अब क्या हुआ कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ए को बिल वापस आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस में जो ए हुआ, क्योंकि ए ने बिल बनाया, ए ने सामान बेचा, तो ए होगा ड्रॉवर उस बिल का, और जो बी होगा वो होगा ड्रॉई। तो मतलब जिसने बिल लिखा वो ड्रॉवर, और जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो होगा ड्रॉई। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, ठीक है? और जब 60 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो ए के पास जो एक्सेप्टेड बिल है वो वापस बी के पास जाएगा, और बी उसको पेमेंट कर देगा 60 दिन के अंदर 10,000 रुपए की, या जो भी उनके अंदर एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट के साथ देना है या कैसे भी देना, तो बी उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है? और क्योंकि ए को पैसा मिलेगा तो ए इस कंडीशन में हो जाएगा पेई। तो मतलब जिस व्यक्ति ने बिल लिखा वो ड्रॉवर और वही व्यक्ति पेई यूजुअली रहता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई, और एक होता है पेई, ठीक है? अब अपने जो ऊपर के एग्जांपल में ए जो होगा वो ड्रॉवर होगा, और ए ही होगा जो पेई होगा, क्योंकि ए को पैसा मिला, और जो बी होगा ड्रॉई, क्योंकि बी ने जो बिल है एक्सेप्ट किया है, ठीक है? A bill of exchange is defined under the Negotiable Instrument Act 1881 as instrument that meet the following criteria। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फॉलोइंग क्राइटेरिया होते हैं? इट इज द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग,
क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो राइटिंग का इंस्ट्रूमेंट है। देन इट इज साइंड बाय द मेकर, जो उसको बना रहा है, जिसको कि हम ड्रॉवर बोलते हैं। और अपने एग्जांपल के आधार से ए जो है वो इसका ड्रॉवर था। इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब है कि जब मैं उसी एग्जांपल की बात ही कर रहा हूँ कि 60 दिन के बाद बी को पेमेंट करनी है ए को अनकंडीशनली, मतलब बिना किसी कंडीशन के, कि जब उसको 60 दिन का समय दे दिया तो 60 दिन के बाद बी को पेमेंट करनी ही होगी ए को। देन द पेमेंट मस्ट बी सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, और जो पेमेंट है वो सिर्फ मनी के फॉर्म में ही होगी। द पेमेंट इज टू बी मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, देयर ऑर्डर और द बीरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब है कि जो पेमेंट है वो या तो उस स्पेसिफिक पर्सन को दी जाएगी, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके नाम पे है, जिसके नाम पे बिल है, जो उस बिल का ड्रॉवर है या पेई है, उसी को पेमेंट दी जाए। या फिर आपने ये लिख दिया कि जो उस व्यक्ति उस बिल का बियरर होगा, मतलब जिस व्यक्ति के हाथ में वो बिल होगा वो उस व्यक्ति को पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ए के नाम पे बना है तो पेमेंट ए को मिलेगी, और या बिल ऑफ एक्सचेंज पे नाम की जगह ये लिखा है कि जो उसका होल्डर है, जिसके हाथ में वो बिल, जिसके हाथ में वो बिल होगा, उसको पेमेंट रिसीव करने का अधिकार होगा। ठीक है, और किससे होगा? बी से, अपने एग्जांपल के आधार पर। ठीक है, तो पेमेंट दोनों को हो सकती है। देन इट इज पेएबल आइदर ऑन फिक्स फ्यूचर डेट और डिमांड। अब इसका क्या मतलब है कि या तो उसकी पेमेंट, बिल्स एक्सचेंज की पेमेंट फ्यूचर डेट जो उस पर डिसाइडेड है उस पर करी जाए, या फिर ऑन डिमांड भी वो पैसा डिमांड कर सकता है। मतलब जब ए ने बी से पैसा मांगा तब बी को पे करना होगा ए को। ठीक है, तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? जब हम ए सामान बेचता है बी को, ठीक है, ए बी को सामान बेचता है 10,000 रुपये का, और वो भी 6 मंथ के लिए। अब क्योंकि ए को प्रूफ चाहिए कि मैंने आपको सामान बेचा है, तो प्रूफ के लिए वो एक बिल बनाता है, और वो बिल लेके जाता है बी के पास, और बी उसको एक्सेप्ट करके बी ए को वापस कर देता है। ठीक है, अब ए के पास क्या है? वो प्रूफ आ गया कि उसने बी को सामान बेचा है। ठीक है, बिल है जो एज ए प्रूफ आ गया। ठीक है, अब इनका टर्म्स थी कि 6 महीने में आपको पेमेंट करनी है। हम मान के चलते हैं कि 6 महीने पेमेंट करनी है। अब ये तो इसने एक टर्म लिखी, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिख देता है कि उसको ऑन डिमांड भी वो कभी भी मांग सकता है ये। ठीक है, अब ये चांस ए के हाथ में है कि ए कब लेना चाहे, या तो 6 महीने में अंदर बी को देना ही होगा, या ए जब डिमांड कर लेगा तब उसको पैसा बी को पे करना होगा। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा, अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये लिख दिया जाता है कि वो बियरर को देना है, उसका जो पैसा है बियरर को देना है। अब इसका फायदा क्या है? ए को इसका ये फायदा है कि ए उस बिल को, उस बिल के ऊपर किसी और को पैसा वो ट्रांसफर कर सकता है, और उसके बदले वो पैसा ले सकता है। देखो क्या होगा कि अब इनका जो ए और बी का जो वो था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो था 6 महीनों का। ठीक है, लेकिन ए को बीच में पैसे की जरूरत पड़ी। अब ए के पास क्योंकि बी का साइन किया हुआ बिल है, तो वो बिल किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर का मतलब जो इसमें टर्म है उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट इंडोर्समेंट कर देते हैं। इंडोर्समेंट का मतलब ये है कि आप अपने पास जो बिल है आपके पास, उस बिल को किसी और व्यक्ति को दे देना। मानो कि ए ने बिल जो है वो सी को दे दिया, अब सी बीरर हो गया उस बिल का, सी के पास जो बिल आ गया सी बीरर हो गया। अब सी जो है 6 महीने के बाद बी से पैसा डिमांड कर सकता है, और बी लाइबल है सी को पैसा देने के लिए। तो इस प्रकार से है बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है। और अब देखो, क्योंकि बी पैसा देगा सी को, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो ए ने बिल बनाया था, तो ए हो जाएगा ड्रॉवर, बी हो जाएगा ड्रॉई, और जो सी हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पैसा मिलना है, तो वो हो जाएगा पेई। तो इस प्रकार जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां काम करती हैं। अब एग्जाम में बहुत बार यही पूछा जाता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं, तब आपका आंसर होगा 3, कि 3 पार्टीज हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, देयर इज ए 3 पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। देन for the drawer, who is to receive the money in bills, in assets called bill receivable, and the for drawee, who was to pay the money
इन द सेम बिल लाइबिलिटी बिल्स पेबल। क्या कहना चाह रहा है? एक होता है क्योंकि अपने उस एग्जांपल में ए और बी है, ए ने सामान बेचा था बी को, ठीक है। अब ए जो अपनी बुक्स के, क्योंकि ए ने सामान बेचा है, ए को पैसा मिलेगा, ठीक है, तो ए अपनी बुक्स में लिखेगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? ए के लिए एसेट्स है, ठीक है, तो ये अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में इसको दिखाएगा। और क्योंकि बी को ने पैसा देना है ए को, तो बी अपनी बुक्स के अंदर दिखाएगा बिल्स पेबल। और बी के लिए क्या है? लाइबिलिटी। मतलब बी अपनी बुक्स के बैलेंस शीट के अंदर बिल्स पेबल को हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिखाएगा, ठीक है। और ये इस तरह का एक सैंपल फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इस तरह से लिखा जाता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा होता है, कौन सी जगह बना, डेट क्या है, बिल नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद वो अपने टर्म्स लिख देते हैं इसमें कि 90 दिन के अंदर आपको पे करना है, किसको, यहाँ पे नाम आ जाएगा जैसे ए, या फिर बियरर, ऐसे ब्रैकेट में बियरर लिख देंगे, कहाँ रहता है उसका एड्रेस, ठीक है। द सम ऑफ मनी लिख देंगे, रुपया 1 लाख जैसे देना, तो इस प्रकार से नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2, जो ड्रॉइंग नेम किसके नाम पे वो बिल बन रहा है, जैसे यहाँ पे बी का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ए ने इशू किया, तो ए का यहाँ पे रिवेन्यू स्टैंप लगा के साइन कर देगा, और बी जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड करके ए को दोबारा चेक दे देगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से है बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? देखो, प्रोमिसरी नोट जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट का, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? हम ड्रॉवर को, जो पेमेंट करने वाला है ड्रॉवर को, हम एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, अनकंडीशनल ऑर्डर है। लेकिन प्रोमिसरी नोट है एक तरह से अनकंडीशनल प्रोमिस। इसमें जो एक्सेप्ट करने वाला है, जो पेमेंट करेगा, वो एक तरह से प्रॉमिस कर रहा है जो क्रेडिट पे पैसा दे रहा है। मतलब उस एग्जांपल की बात करें तो ए और बी की हम बात कर रहे थे, तो एक तरह से बी जो है वो ए को प्रॉमिस कर रहा है कि वो सर्टेन अमाउंट सर्टेन टाइम के बाद आपको पे करूंगा, ठीक है। A promissory note in another instrument of credit, unlike a bill of exchange, which in the order of creditor, a promissory note is the promise from the debtor। ठीक है, तो ये प्रॉमिस देता है डेटर, जो देनदार है वो। और इस ये इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या कैसे डिफाइन करते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी है जो राइटिंग में है, लिखित में है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या प्रॉमिस टू पे, तो इसके अंदर अनकंडीशनल प्रॉमिस वो करता है, साइंड बाय द मेकर, द डेटर। अब ये साइन किसके द्वारा किया जाता है? डेटर के द्वारा। अब हम उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या कर रहे थे? बिल ऑफ एक्सचेंज में क्योंकि ए ने सामान बेचा बी को, तो बिल जो है वो ए द्वारा बनाया जा रहा था, बिल जो है ए द्वारा बनाया जा रहा था, ठीक है। तो ए को हम क्या बोल रहे थे उस टाइम? ड्रॉवर। और वो बी से साइन करवा के लाता था और खुद के पास रखता था। लेकिन प्रोमिसरी नोट में क्या है? जब ए और बी की बात करें, तो प्रोमिसरी नोट जो है वो बी के द्वारा बनाया जाएगा। बी यहाँ पे होगा मेकर, और ए यहाँ पे होगा क्रेडिटर, लेनदार, ठीक है। ए प्रॉमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए स्पेसिफिक पर्सन ऑन देयर ऑर्डर। तो मतलब प्रोमिसरी नोट जो है वो एक तरह से प्रॉमिस है कि हम एक सर्टेन पर्सन को, मतलब एक जिस व्यक्ति से हम सामान ले रहे हैं, उसको एक सर्टेन पर्सन को पेमेंट करेंगे, ठीक है, पे करेंगे। अब इस प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। अब क्योंकि पेई तो है वो सेम रहेगा, पेई मतलब जिसको पैसा मिलना है, जिसको पैसा मिलना है, और मेकर जिसने पैसा देना है। तो हमारे ए और बी के एग्जांपल की बात करें, क्योंकि प्रोमिसरी नोट जो है वो बी के द्वारा लिखा जाएगा, क्योंकि बी ने पैसा देना है, तो बी हो जाएगा मेकर और ए हो जाएगा पेई, क्योंकि ए को पैसा मिलना है, ठीक है। ये फर्क है प्रोमिसरी नोट में। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। और मोस्टली केसेस में जो ड्रॉवर है वही पेई होता है, बस जब तक वो उसको इंडोर्स नहीं कर देता, ठीक है। लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या है? दो पार्टीज होती हैं, जो कि एक होती है मेकर और दूसरी होती है पेई। मेकर होती है जो बिल लिखता है, और पेई होती है जिसको पैसा मिलना है, ठीक है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो जिसको पैसा मिलना होता है, जो सामान बेचता है, वही ड्रॉवर होता है, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखता है। लेकिन प्रोमिसरी नोट में उल्टा हो जाता है, जिसको पैसा पे करना है वो प्रॉमिस कर रहा है,
तो वो ही उसको लिखेगा। और ये है प्रोमिजरी नोट, एक तरह से सैंपल प्रोमिजरी नोट है। ठीक है, प्रोमिजरी नोट का ना कोई फॉर्मेट नहीं होता, मतलब आप पेपर पे लिख के अगर उस पर रिवेन्यू स्टैम्प लगा के दे देते हो तो बस आपका वो प्रोमिजरी नोट माना जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट लिख देंगे, ऑन डिमांड उस जिसको पैसा मिला उसका नाम लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद 2 विटनेस के यहाँ पे नाम होंगे, साइन होंगे। ठीक है, और जो मेकर है, जो कि पैसा देगा, ठीक है, जो डेटर है वो यहाँ पर साइन कर देगा। अब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहले हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक तरह से ऑर्डर है। और प्रोमिजरी नोट अनकंडीशनल प्रॉमिस है। ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या ऑर्डर है और प्रोमिस नोट क्या प्रॉमिस है। बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज मेड बाय द क्रेडिटर ड्रोवर, जो कि ए और बी की हम बात कर रहे थे, तो ये लिखा किसके द्वारा गया था, ए के द्वारा, क्योंकि ए है लेनदार, तो ए इसको लिखता है। और प्रोमिसरी नोट जो है वो देनदार के द्वारा लिखा जाता है, डेटर के द्वारा, क्योंकि ए और बी के अंदर बी जो था वो देनदार था, तो वहां पे बी को बोलेंगे मेकर और यहाँ पे ए को बोलेंगे ड्रॉई। देन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस ऑफ द डेटर इज नेसेसरी, तो मतलब इस बिल का एक्सेप्टेंस लेना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही इस बिल की एक तरीके से वैल्यू क्रिएट होगी। एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में नॉट एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, कोई भी एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। देन बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती हैं और प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, पे मेकर और पेई। देन बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ऑन डिसऑनर इट इज यूजुअली नोटेड बाय द नोटरी पब्लिक, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, या तो जो जिसने सामान खरीदा है, जैसे अपने एग्जांपल की बात करें तो बी ने अगर सामान खरीदा, या तो बी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे उस बिल को, या फिर उसकी ड्यू डेट पर पेमेंट ना कर पाए, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डिसऑनर द ऑफ द बिल। ठीक है, डिसऑनर मतलब कि उस बी ने उस बिल को ऑनर नहीं किया। ठीक है, और जब डिसऑनर की कंडीशन आएगी तब ए उस बिल को ले जाकर उस ए को बिल को ले जाकर नोटरी को दे देगा। नोटरी कौन होता है, एक गवर्नमेंट का ऑथराइज ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेगा। ठीक है, अब नोटरी क्या करेगा, उसको नोटेड कर लेगा, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रख लेगा। अब इससे होगा क्या, जब वो नोटेड करेगा तो उससे कुछ मिनिमम चार्जेस भी कलेक्ट करेगा ए से। अब इससे होगा क्या कि ए के पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनेगा, और वो डॉक्यूमेंट नोटराइज हो चुका है, और उसका मतलब ये है कि अब वो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर ले जा सकता है और बी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से उसके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और अगर प्रोमिसरी नोट है तो प्रोमिसरी नोट को नोटिंग कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने खुद ने ही प्रोमिस प्रोमिस दिया है प्रोमिसरी नोट के ऊपर स्टैंप लगाकर। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर। अब हम बात करते हैं चेक की। A check is a specific type of bill of exchange. It is drawn on a specified banker and is always payable on demand. क्योंकि चेक जो है वो एक तरह से यूनिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। वो कैसे है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज या तो डिमांड पर पेबल होगा या फ्यूचर डेट पर पेबल होगा। दूसरा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होंगी, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ठीक है, लेकिन चेक के केस में क्या है, चेक के केस में जो चेक है, चेक में एक तो ड्रॉवर होगा जो उस चेक को लिखेगा, तो वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ड्रॉई होगा ना, जो ड्रॉई होगा वो हमेशा हर कंडीशन में बैंक होगा। क्यों, क्योंकि बैंक को ही चेक की पेमेंट करनी होगी, तो ड्रॉई वो होता है जिसने पेमेंट करनी है, तो ड्रॉई पेमेंट करने का बैंक, और हर बार जो है चेक के केस में जो ड्रॉई होगा वो बैंक होगा, और ये पेमेंट किसको करेंगे, हम पेई को। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है कि ये एक यूनिक बिल ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा चेक यूनिक क्यों है, क्योंकि चेक की पेमेंट हमेशा डिमांड पर करनी होगी। डिमांड पर मतलब कि जब कोई व्यक्ति जिसके नाम पर चेक है वो बैंक से आकर पैसा डिमांड करेगा, तब बैंक को उसका पैसा पे करना होगा, तो चेक की पेमेंट हमेशा डिमांड पर होती है। दूसरा कि चेक के अंदर ड्रॉई जो है हमेशा बैंक रहता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है, कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए बैंक, तो बिल ऑफ एक्सचेंज हम कब किसी के नाम पर भी बना सकते हैं चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो।
लेकिन चेक कैन बी ओनली ड्रॉन अपॉन ए बैंक। तो मतलब चेक जो है उसका जो ड्रॉई होगा वो हमेशा बैंक होगा, और बैंक को ही बैंक के ऊपर ही हम चेक बना सकते हैं। मतलब बैंक के साथ ही चेक बनाया जाता है, और उसकी पेमेंट जो है वो बैंक से ही करनी होगी। रिक्वायर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए ड्रॉई से, लेकिन चेक के अंदर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ड्रॉई जो है वो बैंक ही होता है। 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड फॉर पेमेंट आफ्टर द ड्यू डेट। और क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अगर ड्यू डेट निकल जाती है, तो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 3 दिन का ग्रेस पीरियड अलाउ किया जाता है ड्रॉई को पेमेंट करने के लिए। लेकिन चेक क्योंकि डिमांड पर ही पेबल है, तो उस पर कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता। और बिल ऑफ एक्सचेंज में मस्ट बी स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द लॉ, और लॉ के आधार पर स्टैम्प करना अनिवार्य है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। हमने जो फॉर्मेट ऊपर देखा था वहां पे आपने देखा होगा कि स्टैम्प लगा था, लेकिन चेक के अंदर डज नॉट रिक्वायर स्टैम्प, और चेक के अंदर कोई भी स्टैम्प की जरूरत नहीं है। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी टू होल्ड पार्टीज लाइबल। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर कर देता है, तो उसको नोटिस देना जरूरी है पार्टी को लाइबल ठहराने के लिए। और लेकिन चेक के केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। लेकिन चेक के केस में अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है मतलब चेक डिसऑनर तब होगा जब उनके बैंक के अंदर पैसा नहीं होगा, कैश नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो या फिर उसका किसी और वजह से, मतलब कि साइन मैच नहीं कर रहा या कुछ अलग वजह है, उसकी वजह से चेक डिसऑनर हो सकता है। तो चेक डिसऑनर क्योंकि बैंक ही उसमें ड्रॉई है, तो उसके लिए कोई भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया चेक। ठीक है, तो चेक एक तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। चेक एक यूनिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि इसका एक तो ड्रॉई हर कंडीशन में बैंक होगा, दूसरा इसमें जो पैसा है वो डिमांड पर पेबल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्म एंड ड्यू डेट ऑफ ए बिल। अब टर्म किसको बोलते हैं और ड्यू डेट ऑफ बिल क्या रहता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्यू डेट क्या रहता है? द पीरियड फॉर विच द बिल इज ड्रॉन इज नोन एज टर्म और टेनोर। ए बिल मेच्योर ऑन द डेट इट फॉल ड्यू। तो मतलब जितने समय के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया है, जितना बनाया, उसको टर्म बोलेंगे या टेनोर बोलेंगे। ठीक है, और द बिल फॉर बिल नॉट पेबल ऑन डिमांड, द डेट ऑफ मेजोरिटी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द बिल टर्म अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो कहने का मतलब है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड पर पेबल नहीं है, मतलब उसकी पेमेंट जो है हमेशा मेच्योरिटी डेट पर ही करनी है, जितने दिन उसमें निर्धारित करे गए हैं। तो मेच्योरिटी डेट जब है उससे 3 दिन हम प्लस करके चलेंगे। 3 दिन किस चीज के? ग्रेस पीरियड के। मतलब उन 3 दिनों के अंदर भी अगर पेमेंट नहीं आती, तो हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर करार कर देंगे, उसको डिसऑनर बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बिल इज ड्रॉन ऑन March 1 फॉर 1 month will have the due date on April 1, adding 3 days of grace the final date of 4th April। मतलब 1 अप्रैल को अगर बिल लिखा, तो वो 1 मार्च को अगर बिल लिखा, तो 1 अप्रैल को वो ड्यू डेट हो जाएगी उसकी। और वो बिल अगर 3 दिन मतलब 4 अप्रैल तक पेमेंट नहीं करी, तो वो डिसऑनर कहलाया जाएगा। इट इज कैलकुलेटेड डेट ऑन मेच्योरिटी फॉल्स द पब्लिक हॉलीडे, द बिल्स बिकम ड्यू ऑन द प्रीसीडिंग बिजनेस डे एंड द इमरजेंसी इंस्पेक्टेड हॉलीडे द बिल इज बिकम ड्यू नेक्स्ट वर्किंग डे। कहने का मतलब है, अगर मानो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कोई पब्लिक हॉलीडे है उसकी मेजोरिटी डेट के पास। ठीक है, और ये चीज पब्लिक हॉलीडे क्या है, क्योंकि हमको पहले से ही पता है, तब आपकी जो ड्यू डेट होगी बिल की, वो एक दिन पहले निर्धारित कर दी जाएगी। जैसे अगर 4 अप्रैल को ड्यू डेट थी, तो हम उसको 3 अप्रैल ही लास्ट डेट मानेंगे। और अगर कोई ऐसी छुट्टी, कोई ऐसी हॉलीडे जो सरकार द्वारा इमरजेंसी बेस पे अनएक्सपेक्टेडली कोई हॉलीडे जारी कर दी जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा ड्यू डेट होगी वो एक दिन आगे बढ़ा दी जाएगी। तो इस कंडीशन में 4 अप्रैल की जगह 5 अप्रैल कर दी जाएगी, क्योंकि 4 अप्रैल को छुट्टी अगर सरकार घोषित कर देती है, तो 5 अप्रैल को हम ड्यू डेट मानेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा टर्म क्या रहती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, टर्म बोलते हैं जितने समय के लिए हमने वो बिल को ड्रॉ किया है, उसको बोलते हैं टर्म या टेन्योर। ठीक है, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 3 दिन का ग्रेस पीरियड अलग से दिया जाता है। ठीक है, और अगर 3 दिन के बाद अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसको डिसऑनर करार कर देंगे। और और जब हमारी ड्यू डेट है,
उस दिन अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हम एक दिन पहले की डेट को ड्यू डेट मानेंगे, और अगर कुछ सरकार के द्वारा कुछ इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे घोषित कर दी जाती है तब हम नेक्स्ट वर्किंग डे को ड्यू डेट मानेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए, वो क्या क्या है। सबसे पहले होल्डर, द पर्सन लीगली इंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी ऑन ड्यू डेट। तो वह व्यक्ति जो इंटाइटल्ड है पेमेंट प्राप्त करने के लिए ड्यू डेट पर, उसको बोला जाएगा होल्डर, क्योंकि उसके पास जो है बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है। देन है डिस्काउंटिंग ए बिल, द होल्डर ऑफ ए बिल कैन रिसीव पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट बाय सेलिंग द बिल टू द बैंक फॉर ए फी डिस्काउंट। अब ये क्या मतलब होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का, क्योंकि हमने जो ऊपर बात करी थी ए और बी वाला, हम पूरा चैप्टर ए और बी के एग्जांपल भी समझ जाएंगे। देखो ए और बी, ए ने सामान किसको बेचा था, बी को, ठीक है। अब इनके अंदर क्या बात हुई थी, 10,000 रुपए का बिल था और 6 महीने बाद पेमेंट करनी थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि ए क्योंकि मैन्युफैक्चरर था तो उसको जरूरत पड़ी रॉ मटेरियल की। अब ए को क्या है, पैसे की नीड थी। अब क्योंकि बी तो पैसा 6 महीने बाद देगा और ए को मान लो थोड़ी समय बाद, मान लो 1 महीने बाद पैसे की जरूरत लगी। अब क्योंकि बी ने बिल साइन करके दिया ए को, तो ए के पास क्या एक साइंड बिल पड़ा है। अब वो ए क्या करेगा, उस बिल को लेके जाएगा बैंक के पास, ठीक है, और बैंक को कहेगा कि आप मुझसे ये बिल ले लो और उसके बदले में, क्योंकि बी 6 महीने बाद पैसा देने वाला है, तो उसके बदले मुझे आज आप पैसा दे दो। तो बैंक उस बिल को रख लेगा अपने पास और पैसा दे देगा ए को, ठीक है। अब जो बैंक ने ए को पैसा दिया, इस सर्विस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है, क्योंकि बैंक ने ए को बिल और डिस्काउंट करके दे दिया। अब बैंक इसके बदले क्या लेगा, फीस। अब क्योंकि वो 10,000 का बिल था तो बैंक उसके अंदर से अपनी फीस काट लेगा। ये हम मान के चलते हैं कि बैंक जो है उसमें से 200 रुपए काट लेता है, ए को मिल जाएगा 9800 रुपीज, बैंक अपनी फीस में रख देगा 200 रुपए। और जब बी 6 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो बी क्योंकि बिल जो है वो बैंक के पास है तो बी पेमेंट करेगा बैंक को, और कितनी पेमेंट कर देगा, 10,000 रुपए। तो बैंक को जो है 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इस सर्विस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हम समझ गए। अब है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, द ट्रांसफर ऑफ बिल बाय द होल्डर टू अनदर पर्सन। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, अगर यही बिल ए और बी के पास था, ठीक है, अब ए के पास बिल है और ए को पैसे की जरूरत थी, अब ए ने वो बिल दे दिया सी को और सी से ले लिया पैसा उसके बदले में, तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ बिल, जिसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट समझ गए हम। अब है ऑनरिंग ऑफ बिल। देखो ऑनरिंग का मतलब ये होता है कि हमने उस बिल को ऑनर किया, मतलब हमने उस पेन की पेमेंट कर दी। तो व्हेन द ड्रॉई पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, तो जब ड्यू डेट पर ड्रॉई के द्वारा बिल की पेमेंट कर दी जाती है तो इसका मतलब यह है कि हम उस बिल को ऑनर कर रहे हैं। और यही अगर हम बात करें डिसऑनर ऑफ द बिल, डिसऑनर का बिल ये है कि जब ड्रॉई पेमेंट करने में असमर्थ होता है या उस पेमेंट करने का मना कर देता है, व्हेन द ड्रॉई फेल्स और रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट। और जब ड्रॉइंग द्वारा पेमेंट नहीं करी जाती या मना कर दिया जाता है उसके द्वारा, तब उसको हम बोलेंगे डिसऑनर ऑफ द बिल, ठीक है। और एक टर्म आती है रिटायरमेंट ऑफ द बिल। रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब होता है कि जब ड्रॉई द्वारा, जब ड्रॉई द्वारा, ड्रॉई मतलब जिसको पेमेंट करनी है उस बिल की, ड्रॉई द्वारा पेमेंट जो है वो पहले ही कर दी जाती है मैच्योरिटी डेट से, तब सॉरी ड्यू डेट से, तब फिर उस केस में हम बोलेंगे कि वो बिल जो है रिटायर हो गया। पेमेंट ऑफ ए बिल बाय द ड्रॉई बिफोर इट्स ड्यू डेट यूजुअली फॉर ए स्मॉल डिस्काउंट रिबेट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्रॉई को कुछ उस पर डिस्काउंट मिल जाता है पहले पेमेंट करने से, ठीक है। तो जब किसी बिल की पेमेंट उसकी ड्यू डेट से पहले कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। देन आता है रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल में क्या होता है कि कोई बिल जब कोई बिल को उसको कैंसिल करके एक नया बिल बना दिया जाए और उस पे टर्म्स एंड कंडीशन नई डिसाइड करी जाए, तब उस बिल को बोला जाएगा रिन्यूअल ऑफ द बिल। फॉर एग्जांपल, हम ए और बी अगर बिजनेस कर रहे हैं और ए ने बी को बिल दिया, अब वही 10,000 रुपये का बिल था, ठीक है, 6 मंथ उनको पे करना था बी को। अब क्या हुआ कि बी ये बोलता है कि यार मैं ना 6 महीनों में पेमेंट आपको नहीं कर पाऊंगा,
तो आप ऐसे करो कि आप इस बिल में ना मेरे को इंटरेस्ट और बढ़ा दो और ये बिल नया बना दो और वो बिल कर दो 8 मंथ के लिए, ठीक है? तब ए क्या करेगा, वो ए जो 6 मंथ के लिए बिल बनाया था उसको कैंसिल कर देगा और उसको नया बिल दे देगा 8 मंथ का विद इंटरेस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट की रेट बढ़ा देगा या कुछ भी कर देगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिन्यूअल ऑफ द बिल, ठीक है? देन हम बात करते हैं नोटिंग चार्जेस, जो हमने बात कर ही ली थी। फीस पेड टू द नोटरी पब्लिक फॉर ऑफिशियली रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ द बिल डिसऑनर। तो जब बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है, तब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नोटरी करवाया जाता है और वो जो नोटरी चार्जेस लेता है उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, ठीक है? तो टर्म्स में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होल्डर कौन होता है? होल्डर वो होता है जो लीगली इंटाइटल्ड है पेमेंट लेने के लिए ऑन ड्यू डेट। देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि जब जिसके पास बिल है, जैसे ए के पास बिल था और ए बी से एक्सेप्ट करवाने के बाद अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो बैंक के पास जाकर उस बिल की पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। इस सर्विस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। देन इंडोर्समेंट ऑफ द बिल। जब ए उस बिल को पेमेंट के लिए किसी और को भेज देता है, जैसे मान लो कि ए सामान लेता था सी से, ए सी से रॉ मटेरियल परचेज करता था, ठीक है? अब बी को उसने सामान बेचा उधार पर और बी ने उसके बदले में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब ए को रॉ मटेरियल चाहिए सी से, तब उसके पास पैसे की शॉर्टेज है लेकिन उसके पास बिल पड़ा है, तो बिल अगर सी को दे दे कि जब बी पेमेंट करेगा तो आप उसे कलेक्ट कर लेना, तो उसने बिल को क्या कर दिया, ट्रांसफर, वो भी सी को। ये ट्रांसफर करने को ही बोलता है इंडोर्समेंट। देन ऑनरिंग ऑफ द बिल। ऑनरिंग ऑफ द बिल का मतलब ये है कि ड्रॉई जब ड्यू डेट पर पेमेंट कर देता है तो उसका मतलब ये है कि उसने ऑनर किया है बिल को, ऑनरिंग ऑफ द बिल हुआ है। और डिसऑनरिंग ऑफ द बिल का मतलब जब ड्रॉई पेमेंट नहीं कर पाता या मना कर देता है तो उसको बोलते हैं डिसऑनरिंग ऑफ द बिल। देन रिटायरमेंट ऑफ द बिल का मतलब ये है कि जब ड्रॉई ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर देता है कुछ रिबेट के लिए या डिस्काउंट के लिए, तब उसको बोल जाते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल के अंदर जब पुराने बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाया जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ द बिल। देन नोटिंग चार्जेस का मतलब ये है कि जब कोई बिल डिसऑनर हो जाता है तब उस पर नोटरी करवाया जाता है नोटरी पब्लिक से, तो इसके लिए वो जो चार्जेस लेते हैं उसको बोलता है नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग करवाने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम से ऑफिशियली वैलिड हो गया और हम इसको अब कहीं भी मतलब नोटरी ये कह देता है कि ये बिल एक्चुअल में डिसऑनर हुआ है इन टर्म्स ऑफ लीगली, इन टर्म्स मतलब। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी पास्ड। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा अभी तक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट और या चेक, ये सभी बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब इन तीनों के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी को बिल देते हैं, मान लो ए ने बी को बिल दिया तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया और ए को पैसा मिलेगा। तो ए के लिए, ए के क्योंकि ए को बिल मिला है और ए को फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो ए अपनी एसेट्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है? ए अपने लिए क्या बना रहा है, बिल्स रिसीवर्स। अब क्या होता है ना, बिल्स रिसीवेबल क्या है कि जब, क्योंकि ए, ऐसा नहीं कि बी ने सिर्फ बी को ही सामान बेच रहा है, ए के पास तो बहुत सारे कस्टमर है और बहुत सारे कस्टमरों को क्रेडिट में सामान बेच रहा है, ठीक है? अब वो सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, मतलब बहुत सारे कस्टमर है। अब इन सभी कस्टमर से हमको बिल रिसीव हो रहे हैं, तब ए क्या करेगा, ए एक अपनी सब्सिडरी बुक बनाएगा जिसको बोलेगा बिल रिसीवल, और उस सब्सिडरी बुक पे सभी एंट्रीज को नोट करता रहेगा कि किससे कितना पैसा मुझे फ्यूचर में लेना है, कितने दिनों बाद लेना है, ठीक है? तो ये बिल्स रिसीवेबल में नोट करता रहेगा। और इसके अपोजिट जब जो बी है, सॉरी, जो ए है, मान लो ए सामान खरीद रहा है सी से, ठीक है? ए सामान खरीद रहा है किसी डी से, ए सामान खरीद रहा है एफ से, ठीक है? तो इस प्रकार से ए बहुत सारे लोगों से सामान भी खरीद रहा होगा क्रेडिट पे, तो ए अपनी, एक तो अपनी बुक्स के अंदर बिल्स रिसीवेबल की सब्सिडरी बुक बनाएगा, एक बनाएगा बिल्स पेबल की। बिल्स पेबल में क्या करेगा कि जिन जिनको उसको फ्यूचर में चल के पैसा देना है उन सबको नोट करता रहेगा कि मुझे किससे कितना दिनों के लिए क्रेडिट मिली है, उसको नोट करेगा, ठीक है? अब ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं एंट्रीज। बेसिक सिनेरियो है, मिस्टर ए ड्रॉ ए बिल टू मिस्टर बी, बी एक्सेप्ट इट और बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम पहले देखेंगे कि ए की बुक्स में कैसे कैसे एंट्री होगी, क्योंकि ए जो है ड्रॉवर है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो जब बिल ए को बी से एक्सेप्ट करके मिल जाएगा
तब बी क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बी अकाउंट 10,000। अब जब बी हमसे सामान लेके गया था ना, जब बी हमसे सामान लेके गया था बिजनेस में, तो हमने क्या एंट्री करी होगी, हमने करा होगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000, 10,000। तो ये हमने उसको सामान बेचते समय एंट्री करी। अब इसमें हमने क्या किया, बी के अकाउंट को डेबिट किया। अब बी का अकाउंट डेबिट मतलब बी से हम पैसा लेंगे। अब बी ने पैसा तो दिया नहीं, बी ने क्या किया, बिल साइन कर दिया। अब हमको बिल, अगर बी ने बिल साइन कर दिया तो बी का अकाउंट तो क्रेडिट कर देंगे वापस, तो बी ने बिल साइन करके दे दिया। लेकिन हम इसके साथ क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल हमको ये बताएगा कि हमको बी से पैसा लेना है, ठीक है। दूसरा ये बताएगा कि बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 10,000, 10,000, ठीक है। अब बी ने हमको बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, और जब बी इस बिल की पेमेंट कर देगा, तब हम क्या करेंगे, जब बी इस बिल की पेमेंट कर देगा, बैंक अकाउंट में हमारी पेमेंट आएगी, तब सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट 10,000। अब देखो ये हुआ क्या, ये हुआ ऐसे कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हमने 10,000 रुपये डाले थे डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल जब हमको एक्सेप्ट हो गए, जब हमको पैसा बिल्स रिसीवेबल मिल गया, तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। अब जब हमने बात करी थी, जब हमारी एसेट्स कम हो जाती है, तब हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब हमारी एसेट बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एसेट्स बन रही थी बिल्स रिसीवेबल, तो उसको डेबिट किया था, और नीचे इस एंट्री में हमको क्रेडिट कर दिया। अब पहले बी हमसे सामान लेके जाएगा, तो हमने बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल एंट्री है, क्योंकि हम बी से पैसा मांग डिमांड कर रहे हैं। और जब बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तब हमने क्या किया कि बी के अकाउंट को वापस क्रेडिट कर दिया, और बिल से रिसीवेबल हमने बना दिया उसका 10,000 रुपये से। और उसके मतलब 60 दिन के बाद, सॉरी 6 महीनों के बाद, जब बी हमको पैसा देगा, मतलब वो ए और बी और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, उसमें जो 6 महीने की बात हुई थी, तो 6 महीने बाद जब बी पैसा देगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स हो जाएगा, तो 10,000 रुपये हमको बी से प्राप्त हो जाएंगे, और बिल्स रिसीवेबल को वापस हम क्रेडिट कर देंगे। इससे बिल्स रिसीवेबल का जो अकाउंट है वो जीरो वापस हो जाएगा। डेबिट किया तो 10,000 से, और क्रेडिट कर दिया 10,000 से, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये होती है एंट्रीज बिल्स रिसीवेबल्स की। अब जब बी ने बिल रिसीव किया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, देन इफ ए डिस्काउंट द बिल विद द बैंक फॉर 9800। अब क्या हुआ, ए को पैसे की जरूरत लगी थी, और ए चला गया बैंक के पास, और बैंक को बोला कि आप मुझे ये बिल डिस्काउंट करके दे दो। हमने ऊपर बात करी थी, डिस्काउंट का मतलब कि बैंक से वो पैसा जल्दी लेना, ठीक है, उस बिल के बदले। अब बैंक कहता ठीक है भाई, 200, अब मैं अपना 200 रुपया कमीशन लूंगा। तब यहाँ क्या हुआ, ए अकाउंट डेबिट 9800, क्योंकि ए को 9800 बैंक ने दिए, बैंक के अंदर 9800 आए। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज, और बैंक ने क्योंकि 200 रुपये कम दिए, देन टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उस बिल्स के बदले हमको पहले ही पैसा मिल गया, तो हमने 9800 बैंक ने दे दिए, 200 रुपये हमने डिस्काउंट देना पड़ा, क्योंकि बैंक कमीशन लेगा अपनी, और बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा 10,000। और फिर आगे चलकर बैंक जो है बी से 10,000 रुपये कलेक्ट कर लेगा, और बैंक को उसमें 200 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। और ये जो पैसा है ना, ये ए को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ए को पैसे की जल्दी रिक्वायरमेंट थी, तो ए को ही 200 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। तो जब ए बिल डिस्काउंट करवाएगा बैंक से, तो बैंक के अंदर पैसा आया 9800 रुपये, डिस्काउंट देना पड़ा 200 रुपये, और बिल रिसीवेबल में हमको 10,000 रुपये हमको प्राप्त हो गए, ठीक है। और हमने ये बात करी थी कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होगा, तो डेबिट देखो 10,000 रुपये हो रहा है, और क्रेडिट भी 10,000 रुपये हो रहा है। अब अगर बात करें कि इफ ए सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, और जब ड्यू डेट आ जाती है, तब ए बिल देता है बैंक को कि आप बी से कलेक्शन करके लाओ, तब ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ए लिखेगा बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। अब ए जो है, क्योंकि ए को बिल कलेक्शन मिलेगा, तो ए अपना अपने अकाउंट बुक्स के अंदर जो अकाउंट है बिल फॉर कलेक्शन, उसको डेबिट कर देगा, और उसमें से बैंक बिल्स रिसीवेबल जो है उसको क्रेडिट कर देगा। बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करने का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये 10,000
कर देगा। और ये भी हो सकता है कि बिल्स ऑफ अकाउंट अगर हम मेंटेन नहीं करते तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं कि बैंक के अंदर पैसा अगर आया तब भी हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल कर सकते हैं। देन अगर ए इंडोर्स कर देता है बिल को सी को, इंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर देता है, तो जब हमने सी को ट्रांसफर कर दिया तो हमको सी से पैसा मिल जाएगा, या तो हमने सी से अगर रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो रॉ उसके बदले हमको अगर पैसा देना होगा सी को, तो हमने सी का अकाउंट डेबिट कर दिया और बिल रिसीवर को क्रेडिट कर दिया 10,000। ठीक है। हो सकता है कि हम सी से रॉ मटेरियल खरीदते हो और जब हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो हमने किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 और 10,000 मतलब हमने सी को अगर पहले ही पैसा देना हो तो अब हमने पैसे की जगह हमने बिल दे दिया, इंडोर्स कर दिया उसको, तो हमने सी अकाउंट जहाँ क्रेडिट किया था वहीं सी अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। इस प्रकार से एंट्री होगी ए की बुक्स के अंदर। ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हैं इस वीडियो को, ये थोड़ा 10 मिनट पीछे जाके दोबारा से आप देख सकते हैं और ये आपको तब समझ आएगा जब आपने पहले के चैप्टर देख रखे हैं। क्योंकि पहले के चैप्टर में आपको बताया कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, किस अकाउंट को कब क्रेडिट करते हैं, किस अकाउंट को कब डेबिट करते हैं। ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप बीच में अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देन हम बात करते हैं कि बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी पूरी लेन देन में, क्योंकि बी जो है ड्रॉई है, बी के द्वारा ही पेमेंट करी जाएगी। ठीक है। तो बी ने जब बिल एक्सेप्ट किया, क्योंकि बी की बुक्स में तो सिर्फ बिल एक्सेप्ट होने की एंट्री होगी, उसके बाद तो बी ने कुछ किया नहीं। तो बी के किया ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000। बिल्स पेबल इसलिए क्योंकि बी को फ्यूचर में जाकर उस बिल की पेमेंट करनी है, तो उसका पेबल है, उसके लिए लाइबिलिटी है। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है हमारे बिजनेस में तब उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है मतलब लाइबिलिटी की पेमेंट हम कर रहे हैं तो उसको डेबिट करते हैं। और एसेट्स का उल्टा है, जब एसेट्स इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं, और जब एसेट्स कम हो रही है मतलब एसेट्स किसी वजह से हम बेच रहे हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है। ये इंक्रीज होने की कंडीशन, ये डिक्रीज होने की कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बिल्स पेबल हमारे लाइबिलिटी है, हम लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो मतलब उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब बी मतलब जब फ्यूचर आएगा तब बी को बिल्स पेबल की पेमेंट करनी होगी ए को। ठीक है। वो बिल्स पेमेंट की बुक देखेगा और उसमें उसमें ये देखेगा कि 10,000 रुपये किसको दे करने हैं, तो वो ए होगा तो ए को पेमेंट करेगा। तो ये हो जाएगी बी के बुक्स में एंट्री। नो फर्दर एंट्री इज मेड बाय बी फॉर डिस्काउंटिंग, सेंडिंग फॉर कलेक्शन एंड इंडोर्समेंट एज दिस ट्रांजेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो पेमेंट है वो बिल्स पेमेंट में ही कर देगा। देन हम बात करते हैं अगर बिल जो है डिसऑनर हो जाता है ड्यू डेट पे, मतलब ए जो है उसको पेमेंट नहीं मिलती बी के द्वारा और वो बिल जो है डिसऑनर हो जाता है, तब एंट्रीज क्या होंगी ए के बुक्स में। और डिसऑनर होने पे उसने नोटिंग चार्ज भी पे किया 100 रुपया। अब इफ द रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड, अगर जो ए के पास बिल है वो डिसऑनर हो जाता है तब उस कंडीशन में ए के बुक्स में क्या एंट्री होगी, क्योंकि हमने क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी के अकाउंट किया था हम, जब हमको बिल एक्सेप्ट हुआ था। अब जब बिल की पेमेंट ही नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, बी अकाउंट जहाँ क्रेडिट किया था बी अकाउंट वापस डेबिट कर देंगे। कितने, 10,100 रुपये से। 100 रुपये क्या है, नोटिंग चार्जेस। ठीक है। क्योंकि एक बी के ए के द्वारा पे किए गए हैं तो वो भी हम बी से वसूलेंगे। देन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से हमने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं 100 रुपये। इस आधार पर हम बी का अकाउंट है वापस 10,100 रुपये से डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो ये डेबिट है 10,100 और क्रेडिट है 10,000 और 100। ठीक है। तो टोटल इनका मैच करेगा। अब इफ द डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, और अगर हमने क्या किया था, बैंक से उस बिल को डिस्काउंट करा लिया था और जब बैंक ड्यू डेट पर बी से पैसा लेने गया और बी ने पैसा देने से मना कर दिया, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट करवाने के बाद हमने बी बिल जो है डिसऑनर हो गया तो हमको बैंक को है पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो इस कंडीशन में होगा क्योंकि हम बिल कलेक्शन के डिस्काउंट के समय डिसऑर्डर हुआ है, तब हम वापस बी का अकाउंट डेबिट करेंगे 10,100, क्योंकि बी से तो हम वापस पैसा मांगेंगे और बैंक को पैसा वो दे देंगे 10,100, क्योंकि बैंक से अंदर से एक तो बैंक से हमने 10,000 रुपये लिए थे प्लस 100 रुपया हमने बैंक को नोटिंग चार्जेस भी पे करना होगा। द बैंक डेबिट ए अकाउंट फॉर द बिल अकाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है।
तो हम बी से मांगेंगे और बैंक हमसे मांगेगा, तो बैंक ने हमारा अकाउंट 10,100 से डेबिट कर दिया और हम बी का अकाउंट जो है 10,100 से डेबिट कर देंगे। हम एक ही बुक्स में क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देन इफ द बिल सेंड टू द कलेक्शन इज डिसऑनर, अब अगर बिल को कलेक्शन के लिए दे भेजा, मतलब ए ने बिल दे दिया बैंक को और बोला कि बी से कलेक्शन करके लाओ, अब उस समय बिल बैंक बी जो है पेमेंट नहीं करता, तब क्या होता है, हम वही बी से पैसा लेंगे तो वो हमारे बुक्स के बी को डेबिट कर देंगे, तो बी अकाउंट डेबिट 10,100, देन बिल्स ऑफ कलेक्शन अकाउंट 10,000 एंड बैंक अकाउंट नोटिंग चार्जेस 100 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हम बुक्स में एंट्री करेंगे, तो कलेक्शन अकाउंट में 10,000 रुपया आया नहीं है और 100 रुपये हमने जो है बैंक को भी पे कर दिया है नोटिंग चार्जेस के नाम पे। इस प्रकार से हम 10,100 बी का डेबिट कर देंगे। अब अगर हमने बिल को इंडोर्स कर दिया सी को, तब हम क्या करेंगे जब वो डिसऑनर हो जाता है इंडोर्समेंट के केस में, क्योंकि बी को तो पेमेंट करनी है 10,000 की और हमने सी को जो पेमेंट करने का वादा किया था, जो बिल हमने जिसको दिया था वो भी उसको नहीं दे पाए, मतलब उसको उस बिल के बदले पेमेंट नहीं मिली, तब हम वापिस सी को अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बी अकाउंट डेबिट, तो बी से तो हम पैसा मांग रहे हैं, बी इंडोर्समेंट के समय पैसा नहीं दे रहा, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 10,100, सी क्लेम द टोटल अमाउंट फ्रॉम ए हु विल बी टर्न टू बी बी, तो मतलब ये हुआ है, ए और बी ने बिजनेस किया, ए ने बिल दिया था, बिल को एक्सेप्ट कर लिया सी ने, बी ने सॉरी, और ये बिल दे दिया उठाकर हमने सी को, ठीक, तो ये हो गया इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट तो कर दिया, लेकिन जब सी ड्यू डेट पे गया बी के पास कि भाई मुझे पैसा दो, और बी ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये हो गया अपना बिल डिसोनर। अब डिसोनर के केस में क्योंकि सी को तो पैसा नहीं मिला ना, सी वापिस जाएगा ए के पास कि भाई आपके आदमी बी ने तो पैसा दिया नहीं, आप मुझे पैसा दो, और उसके साथ मुझे कलेक्शन करते समय डिसोनर के समय 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा। तब ए अपनी बुक्स में क्या करेगा, क्योंकि ए किससे पैसा डिमांड करेगा, बी से, क्योंकि बी कोई बिल दिया, तो ए अपनी बुक्स में बी का अकाउंट वापस डेबिट कर देगा 10,100 रुपए से, और सी का अकाउंट क्रेडिट कर देगा 10,100 रुपए से, क्योंकि सी को तो फिर पैसा दे देगा ए, और लेकिन वो पैसा डिमांड करेगा बी से, ठीक है। और बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी डिसऑनर के केस में, तो इन ऑल केसेस डिसऑनर बी मेक द सेम एंट्री, तो सभी केसेस में बी की एंट्री तो एक ही होगी, क्योंकि जब बी ने बिल एक्सेप्ट किया था तो वहां पे बिल्स पेबल को क्रेडिट किया था, बिल्स पेबल को क्रेडिट किया था, क्या लिखा था उसने, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेमेंट 10,000 और 10,000। अब दोबारा जब वो पेमेंट करने में असमर्थ है, तो बिल्स पेमेंट को वो वापस डेबिट कर देगा। अब यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी दोबारा से क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको डेबिट करेंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी उसी से लेंगे 100 रुपया, देन ए अकाउंट, और ए की अकाउंट को वापस 100 रुपए से 10,100 रुपए से क्रेडिट कर देगा। अब ये फिर उसको मतलब कि ए को उसको पे करना है दोबारा से 10,100 रुपये, ये एंट्री होगी बी की बुक्स में। अब केस आता तीसरा, जिसमें रिटायरमेंट या रिन्यूअल ऑफ बिल होता है, मतलब बिल की पेमेंट या तो जल्दी करती जाती है या उस बिल को रिन्यूअल करा के, मतलब पुराना बिल कैंसिल करा के नया बिल बनाया जाता है। अब इसमें इसमें पूरा नया एग्जांपल है, अब ए और बी को भूल जाओ। सुरेश एक्सेप्ट 10,000 रुपीज बिल फ्रॉम ड्रोन बाय रमेश। अब रमेश ने, क्योंकि रमेश ने सामान बेचा सुरेश को, रमेश ने सामान बेचा सुरेश को, और रमेश ने एक बिल ड्रॉ किया, और जिसको सुरेश ने एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, 10,000 रुपए का। अब इसमें क्या एंट्री होगी, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश, क्योंकि रमेश या ड्रॉवर, रमेश ड्रॉवर, तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, ऑन रिटायरमेंट सुरेश पे 9,500 बिफोर द ड्यू डेट एंड 500 रुपीज अलाउंसेस और इज ए रिबेट। अब क्या हुआ कि जब रिटायरमेंट का मतलब कि उसने बिल की पेमेंट जो है पहले ही ड्यू डेट से पहले कर दी, ठीक है। अब उसमें केस में उसको मिलेगा डिस्काउंट या रिबेट हम बोलते हैं जिसको। तो बैंक के अंदर जब रमेश को पैसा आएगा सुरेश से, तो वो कैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,500, रिबेट अकाउंट डेबिट 500 एंड टू बिल्स रिसीवल, क्योंकि बिल्स रिसीवल उसको प्राप्त हुआ 10,000। अब बिल्स रिसीवल 10,000 क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि जब हमने बिल उसे साइन करवाया था, तब हमने क्या किया था, तब हमने किया था सुरेश अकाउंट डेबिट, सॉरी सुरेश अकाउंट डेबिट नहीं, बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, कितना, 10,000 एंड 10,000। तो सुरेश ने बिल्स एक्सेप्ट करते ही हमने उसको क्रेडिट कर दिया और बिल्स रिसीवल अकाउंट को डेबिट कर दिया,
और जब बिल रिसीवर पेमेंट रिसीव होगी तब हम उसको वापस क्रेडिट कर रहे हैं। तो क्रेडिट कैसे कर रहे हैं कि 9500 तो उसने पे कर दिया और 500 रुपया उसको हमने छूट दे दी और हमको पैसा टोटल मिला 10,000। ठीक है। देन ऑन रिन्यूअल, अब अगर हम उसको रिन्यूअल कर रहे हैं, और रिन्यूअल के केस में हम क्या करेंगे, पुराने जो उसका बिल है उसको हम कैंसिल करेंगे और नया बिल उसको बना कर देंगे। सुरेश पे 4,000 रुपीज एंड एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 10% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ, जो होगा 150 रुपया। ठीक है। अब सुरेश ने 10,000 रुपये पे 4,000 रुपये पे कर दिए 10,000 रुपये का बिल पे, और उसके बाद उसने कहा कि बाकी पेमेंट के लिए बाकी के 6,000 रुपये के ऊपर, जो बाकी 6,000 बच जाएगा उसके ऊपर मैं 150 रुपये का आपको इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो उस बिल को कैंसिल करेंगे, कैंसिल द ओल्ड बिल। तो यहाँ पर जब हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश किया था, जब हमने बिल एक्सेप्ट किया था, अब इसका इसका बिल्कुल अपोजिट एंट्री कर देंगे। सुरेश अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, तो मतलब बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब पुराने बिल्स रिसीवेबल को हम खत्म कर देंगे यहाँ पे। देन हम करेंगे रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ पार्ट पेमेंट ऑफ ऑन न्यू बिल। अब हम, क्योंकि हमने नया बिल बना दिया है, तो 4,000 रुपये हमको मिल चुके हैं और बाकी के लिए हमने नया बिल बनाया है, तो वो कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक के अंदर हमको 4,000 रुपये आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल क्योंकि हमने नया बिल बनाया है 6,150 रुपये का। ठीक है। अब वो 6,150 मतलब 150 तक वो इंटरेस्ट देने को तैयार है। तो बिल्स रिसीवेबल 6,150 टू सुरेश अकाउंट, सुरेश से हम मांगेंगे 10,000 और इंटरेस्ट अकाउंट में जमा कर देंगे 150 रुपये। तो सुरेश अकाउंट में क्रेडिट होगा 10,000 रुपये से और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा 150 रुपये से। ठीक है। इस प्रकार से हम एंट्रीज करेंगे एट रिन्यूअल ऑफ द ट्रांजेक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब यही सुरेश के बुक्स में, क्योंकि सुरेश ने पैसा देना है, उसकी बुक्स में रिटायरमेंट के समय क्या एंट्री करेंगे, मतलब उसने पेमेंट जो है पहले ही कर दी, क्योंकि उसने पेमेंट कितनी करी उस, क्योंकि जब उसको बिल मिला था सुरेश ने अपने बुक्स के अंदर बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया था 10,000 रुपये से। अब वही बिल्स पेमेंट को वो डेबिट करेगा 10,000 से। देन बैंक के अंदर उसने पे की 9,500 और उसको छूट मिल गई 500 रुपये की। ठीक है। तो डेबिट किया 10,000, क्रेडिट किया 9,500 और 500 रुपीज। और अगर रिन्यूअल के केस के अंदर, तो रिन्यूअल के अंदर हम पहले बिल को कैंसिल करेंगे, देन हम उसकी नई पेमेंट बनाएंगे। तो रिन्यूअल के केस के अंदर कैंसिल द ओल्ड बिल, ओल्ड बिल कैंसिल करने का मतलब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 एंड रमेश अकाउंट टू रमेश अकाउंट 10,000। बिल्स पेबल जो उसकी लाइबिलिटी थी, तो उसकी वो पेमेंट एक तरफ से तो हम यही दिखाएंगे ना उसने पेमेंट कर दिया है, तो बिल्स पेमेंट 10,000 टू रमेश अकाउंट 10,000, तो ये होगा कैंसिल, क्योंकि रमेश को हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया। देन रिकॉर्ड ए पार्ट पेमेंट एंड एक्सेप्ट द न्यू बिल। अब उसने 4,000 रुपये की पेमेंट करी थी और बाकी उसने 6,150 एक्सेप्ट करे थे कि मैं विद इंटरेस्ट 6,000 है प्लस 150 में इंटरेस्ट आपको पे कर दूंगा। तो उसमें रमेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रमेश को पेमेंट करनी है 10,000 रुपये की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 150, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसको पे करना 150 रुपया, और बैंक में उसने पे कर दिए 4,000, और बाकी जो अमाउंट बच गई वो बिल्स पेबल उसका नया क्रिएट हो जाएगा 6,150। अब नया बिल्स क्रिएट हो, बिल पेमेंट बिल्स पेबल क्रिएट होगा 6,150, जो कि उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, और लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है। इस प्रकार से क्या हम एंट्री करेंगे, और ये एंट्री जो है आपसे एग्जाम में इस एंट्री में से ही क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि किसको क्रेडिट करोगे और किसको डेबिट करोगे। ठीक है। इसीलिए थोड़ा ये टॉपिक जो है मैंने थोड़ा लंबा रखा है, इसमें हर प्रकार की आपको ट्रांजेक्शन पता चल जाए। ठीक है। इसको दोबारा से आप रिपीट करके देखना, या इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अकोमोडेशन बिल। अब अकोमोडेशन बिल क्या होता है, अकोमोडेशन बिल ये होता है कि जब, क्योंकि हम ऊपर जो बात कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, प्रोमिसरी नोट की या चेक की, तो ये यूजुअली जो है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट तब बनाया जाता है जब एक्चुअल ट्रेड हुआ हो। एक्चुअल ट्रेड हुआ मतलब गुड्स का आदान प्रदान या सर्विस का आदान प्रदान हुआ हो, तब हम वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बनाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, मान लो ए और बी दो लोग हैं, अब इन दोनों को ही, मतलब ए को है पैसे की जरूरत, पैसे की नीड है, तब ए क्या करेगा, बी के नाम पे बिल बना देगा, बी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अब ये बिना ट्रेड, मतलब इसमें ट्रेड इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें ट्रेड जो है इन्वॉल्व नहीं होता, गुड्स और सर्विस का आदान प्रदान भी नहीं होता, बस ए को जरूरत थी तो उसने बी से बिल साइन करवा लिया। अब बिना किसी ट्रेड का अगर जो बिल बनता है तो उस बिल को बोलते हैं अकोमोडेशन बिल्स। ठीक है। बिना किसी ट्रेड का अगर बिल बना के साइन किया जाता है उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल।
और ये ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ साथ बी को भी नीड होगी पैसे की। अब मान लो दोनों को ही पैसे की जरूरत है, तो एक आदमी बिल बना देता है, दूसरा उसको साइन कर देता है, और वो फिर बैंक से अगर जाके डिस्काउंट करवा लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पैसा आएगा तो वो दोनों आपस में बांट लेंगे, या कोई भी चार्जेस लगेंगे वो भी आपस में बांट लेंगे। इससे दोनों पार्टीज को ही एक तरह से पैसा मिल जाता है बैंक से। ठीक है, तो ये इस प्रकार का बिल होता है अकोमोडेशन बिल। और अकोमोडेशन बिल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसा कौन सा बिल है जिसमें ट्रेड नहीं होता, तो आपको बताना है अकोमोडेशन बिल। Accommodation bill are drawn not against trade debt but for the mutual financial assistance। मतलब दोनों को पैसे की जरूरत है, तो वो बिना ट्रेड होने के अलावा उसमें सिर्फ पैसे की जरूरत के लिए जो बिल बनाया जाता है जो अकोमोडेशन बिल कहते हैं। द ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल एंड शेयर द प्रोसीड विद द ड्रॉई। तो ड्रॉवर जो बिल बनाता है, इस कंडीशन में ए ने बिल बनाया, तो वो ड्रॉई जिसने साइन कर रहा है और जो लाइबिलिटी ले रहा है, तो उन दोनों के आपस में बांटा जाता है। Before the due date, the drawer sent funds to the drawee to enable him to honor the bill। ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर जो है वो ड्रॉई को बिल भेज देता है कि आप उसको ऑनर कीजिए। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द सिमिलर द ट्रेड बिल्स। और जो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, जो इसकी हमारी बुक्स में एंट्रीज होंगी, वो एकदम सिमिलर होंगी जो हमने ट्रेड अगर करते हैं उसमें करी जाती है, जो हमने ऊपर बात करी। with the key difference being that any discount charges are shared between the parties in the same proportion as the proceeds। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डिस्काउंट चार्जेस लेता है बैंक, और बैंक से डिस्काउंट करा रहा है, तो वो जो चार्जेस हैं वो इन दोनों के बीच आपस में इक्वली बांटा जाता है, या जिस आधार पर बांटा जाएगा कि जितने उन्होंने पैसों का यूज किया। मान लो 10,000 रुपए का बिल था, अब ए ने 5,000 रखे और बी ने 5,000 रखे, तब जो डिस्काउंट चार्जेस है वो भी इक्वली बांटेंगे। और अगर ए ने 4,000 रखे और बी ने 6,000 रखे, तब वो इस प्रोपोर्शन में ही, इस रेशियो में ही डिस्काउंट चार्जेस को डिवाइड करेंगे। हमको इतना ध्यान रखना है कि अकोमोडेशन बिल वो है जिसके अंदर ट्रेड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, बस इन दोनों को पैसों की जरूरत थी तो वो उन्होंने बिल जो है बना लिया। ठीक है, इतनी ही बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है बिल बुक्स। बिल बुक्स, अब क्या होता है जब कोई बड़ी फर्म है और उनके बहुत सारे लोगों से वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे उनके होलसेलर जो है कस्टमर है, या कोई भी तरह के कस्टमर है। अब कस्टमर भी बहुत सारे हैं और रॉ मटेरियल भी बहुत सारे हैं। अब रॉ मटेरियल जब हम क्रेडिट पर खरीदते हैं, तब हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, हम भविष्य में उनको पैसा देंगे, तो हमारे बनेंगे बिल्स पेबल। और जब हम कस्टमर को बेच रहे हैं, तो कस्टमर हमको वादा कर रहा है कि भविष्य में पैसा दूंगा, तो हमारी एसेट्स क्रिएट हो रही है, तब बनेंगे बिल्स रिसीवेबल। ये जो हमने बात पहले ही कर लिया है। ठीक है, अब बड़ी फॉर्म में क्या होता है कि इन सबके बिल को अगर एक बुक्स के अंदर मेंटेन करना है, तब हमको बिल बुक लगाने पड़ते हैं। और बिल बुक क्या है, एक तरह से हमारी बिल सब्सिडरी, एक सेपरेट सब्सिडरी बुक है, मतलब जिसमें हम सारे बिल्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे या हम फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे, तब हमारी बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल दिखा देंगे और लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल दिखा देंगे, और उसमें टोटल अमाउंट आ जाएगा। और अगर हमको उनकी डिटेल देखनी होगी तो हमारी सब्सिडरी बुक खोल लेंगे, बिल्स पेबल बुक्स और बिल्स रिसीवेबल बुक्स। ठीक है, उसमें हमको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और बिल्स पेबल का बैलेंस जो है, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस है, इन दोनों को बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी में दिखाते हैं। ठीक है, फॉर बिजनेस विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिल ट्रांजेक्शन सेपरेट सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन। तो उसके अंदर सेपरेट सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले है बिल्स रिसीवेबल बुक्स। द बुक रिकॉर्ड ऑल इनकमिंग बिल्स रिसीवेबल्स, इंडिविजुअल एंट्रीज आर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट। और इसके अंदर क्या है, बिल्स रिसीवेबल उन कस्टमर के जो हमको वादा करेंगे भविष्य में पैसा देंगे, तो उनके अकाउंट्स के अंदर इंडिविजुअल एंट्री कर दी जाती है। द पीरियोडिक टोटल इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इन द लेजर। और जैसे जैसे हमको पैसा मिलता रहता है, तो हम लेजर के अंदर ट्रांजेक्शन को करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, देन हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो कि ट्रेडिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये है एक सीक्वेंस में हम बिजनेस चलाते हैं। अब बिल्स रिसीवेबल जब हमको मिले, तो बिल्स रिसीवेबल सबसे पहले एंट्री जो हमने ऊपर करी है वो करेंगे, देन हम अपनी जो बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं उन सबको लेजर में पोस्टिंग भी करेंगे। वो मैंने आपको ऊपर बताई नहीं है, लेकिन ये जो है अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है,
तो इन सभी एंट्रीज की वो पोस्टिंग भी अपने अकाउंट्स में करता रहेगा। ठीक है, अब बिल्स रिसीवेबल का ये फॉर्मेट है, क्या है, डेट ऑफ रिसीट, कि हमको बिल्स जो डिस्काउंट करने के बाद कब रिसीट हुआ, देन फ्रॉम होम रिसीव, और बिल जो है किससे रिसीव हुआ, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का नाम क्या है, देन डेट ऑफ बिल, उस बिल की डेट क्या है, मतलब किस दिन बिल दिखा वो यहाँ आएगा, और किस दिन बिल रिसीट हुआ एक्सेप्ट होने के बाद वो यहाँ आएगा। फिर टर्म, और कितने समय के लिए बिल बनाया, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ड्यू डेट फिर उसकी कब बनती है, अमाउंट कितने का है, और हाउ डिस्पोज, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया गया, मतलब उसमें उसको यहाँ कहीं इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स नहीं किया तो उसको पे कर दिया, कैश में किया, बैंक से किया, कैसे किया, तो वो इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है बिल्स पेबल का है। और बिल्स रिसीवेबल का, सॉरी, बिल्स पेबल ये है, दिस बुक्स रिकॉर्ड ऑल द बिल एक्सेप्टेड बाय द बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर जितने भी बिल्स हमने एक्सेप्ट करी हैं, जो हमारी लाइबिलिटी है, तो वो हम सब लिखेंगे बिल्स पेबल बुक्स के अंदर। ठीक है, individual entries are posted in the debit of the respective creditor account. The periodic total of the posted of the credit of the bills payable account in the general ledger. तो मतलब जैसे जैसे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो हमारे जो बनते जा रहे हैं क्रेडिटर, हमारे लेनदार, तो हर लेनदार के लिए, क्योंकि हमने बिल्स पेबल बना लिया है, तब देखो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। हमने क्या है, सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तब हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, मान लो हमने वी से सामान खरीदा, या हमने राम से सामान खरीदा, छोड़ो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये का सामान खरीदा, तो राम का अकाउंट 10,000 क्रेडिट कर दिया। अब राम ने हमको बिल दिया, हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल एक्सेप्ट करते ही हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, 10,000 और 10,000, क्योंकि हमने राम के, जो राम को हमको पैसा देना था, उसके बदले हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। अब बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी होगी ऑटोमेटिकली, तब बिल पेबल हमारी लाइबिलिटी होगी ना, तो ये बिल पेबल की मतलब हम पेमेंट करेंगे आगे भविष्य में चल के। हमने राम को पेमेंट नहीं दी, हमने राम का सिर्फ बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन हम ये दिखा देंगे हमने राम को पेमेंट कर दी, राम का अकाउंट स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा, लेकिन हमने बिल पेमेंट हमारी क्रिएट कर लिए। अब जब हम बिल पेमेंट की पेमेंट करेंगे, तो हम बिल पेमेंट को दोबारा से डेबिट करेंगे, और टू कैश में या बैंक में, जैसे भी हमने पेमेंट करी है वो लिख देंगे, 10,000 और 10,000। ठीक है, इस प्रकार से काम करता है बिल्स पेबल। ठीक है, और बिल्स रिसीवर भी इसका बिल्कुल अपोजिट है। एंट्री जैसे होंगी, और बाद में जब हम इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, तब क्या करेंगे कि परचेज अकाउंट के अंदर हम राम को क्रेडिट कर देंगे, और राम अकाउंट के अंदर परचेज अकाउंट को, सॉरी उल्टा बोल दिया, परचेज अकाउंट के अंदर क्योंकि डेबिट है, तो डेबिट साइड में टू राम लिख देंगे, और क्रेडिट साइड राम अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में टू बाई परचेज लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, जो हमने पोस्टिंग के अंदर देख लिया था। तो बिल्स पेबल के फॉर्मेट कैसा है वो देख लेते हैं। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जब हमने बिल एक्सेप्ट किया, ड्रोन बाय, किसके द्वारा लिखा गया बिल, पेई, उसका पेई कौन है, कई बार इंडोर्समेंट केस में पेई अलग हो जाता है। देन डेट ऑफ बिल, उस बिल का डेट क्या है, टर्म कितनी है, कितने महीनों के लिए, कितने समय के लिए बिल बनाया, फिर उसकी ड्यू डेट कितनी बनती है, और उसकी अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो ये है बिल्स पेबल। ठीक है, इसमें हम सभी बिल्स की नोटिंग करते रहेंगे। तो ये आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इसके साथ आपको मिल जाएंगे क्विक रिवीजन, आप यहाँ से चैप्टर जो आपका रिवाइज कर सकते हो, और आपको देंगे एमसीक्यूज, जो आपके 10 एमसीक्यू रहते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इस एमसीक्यू के नीचे आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी।